नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा खास प्रोग्राम आखिरकार कब होगी किसान की सुबह में मेरे साथ पैनल में है बांसवाड़ा मरुधर बुलेटिन संवाददाता राजेश सोनी जी, गढ़साना से सुभाष चौधरी, गंगानगर से रमेश मेघवाल और स्टूडियो से चारू कौशिक। लगातार 15 दिन से किसान आंदोलनरत है। 12 तारीख को पूरे हाईवे जाम करने का ऐलान किसानों ने कर दिया है। 15 तारीख को पूरे टोल राजस्थान ही नहीं है तो संपूर्ण देश भर में बंद किए जाएंगे। क्या कुछ किसानों के हालात हैं, सिंगू बॉर्डर पर किसानों के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि हमारे साथ हमारी जो चारू है खुद सिंगू बॉर्डर पर जाकर आई थी, कवरेज कर आई थी सिंगू बॉर्डर पर क्या हालात है और देश भर का किसान प्रोटेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। इन्हीं बातों को लेकर हमारे साथ आज पैनल में सब मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के लिए भूमि पूजन किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें राष्ट्रपति को नजरअंदाज रखा। लेकिन कहीं ना कहीं जब राष्ट्रपति ही संसद पूजन में नहीं आए, ऐसे में संसद भवन का पूजन एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक ने किया, क्योंकि राष्ट्रपति एक लोकतांत्रिक पद होता है और राष्ट्रपति का संसद भवन का लोकार्पण उन्हीं के हाथ से होना था, लेकिन उन्हें नजरअंदाज रखा गया। लेकिन क्योंकि जो भूमि थी, आज भूमि पर कहीं ना कहीं पूजन किया गया है। भूमि का पूजन से पहले किसानों को, यानी जो भूमि में पैदा करते हैं, उन्हें नजरअंदाज किया गया था। 3 घंटे का समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन में लगाया, लेकिन भूमि पुत्रों के लिए उन्हें 3 सेकंड का भी समय अभी तक नहीं मिला है। खबर कहे जाने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पुत्रों से 3 सेकंड का समय भी नहीं निकाला है और उन्हीं भूमि पत्रों का सीना कही जाने वाली धरती माता का संसद भवन बनाने के लिए 99 वर्ष बाद पूजन कर दिया है। राजेश जी, आप बांसवाड़ा से हैं, किसानों के क्या हालात है बांसवाड़ा में? किस किस की खेती प्रमुखता से की जाती है? अगर बात करें किसानों की, बांसवाड़ा के किसानों की क्या हाल है? क्योंकि 3 राज्यों की सीमा बांसवाड़ा से मिलती है। गुजरात को पानी अगर मिलता है तो बांसवाड़ा से मिलता है। अगर मोदी जी का हृदय, मोदी जी की राजनीति की शुरुआत गुजरात से होती है और बांसवाड़ा एक गुजरात की सीमा पर है, क्या है स्थिति? जी देखिए, यहाँ बागड़ क्षेत्र कहा जाता है जी। राजस्थान के दक्षिण में ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले बसे हुए जी। एक तरफ मध्य प्रदेश की सरहद है तो दूसरी तरफ गुजरात की बॉर्डर है। जी, दोनों में बीजेपी की सत्ता है। जी बिल्कुल, ऐसे में ये नकारा नहीं जाएगा कि यहाँ पर सत्ताधारी सरकार है और राज्य में जो है कांग्रेस की सरकार है जी। तो यहाँ पर एक बात ये भी कहा जा लाजमी होगा कि यहाँ पर जो सरकार की ओर से जो किसानों के खास मुद्दों पे ध्यान से नहीं दिया जा रहा है, अभी तक की जो वार्ताएं रही विफल रही है, इसमें कोई समाधान नहीं निकला, तो आखिर कहीं ना कहीं ये देश की जनता के सामने बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि आखिर किसान इस तरह की क्या मांग कर रहे हैं, उनकी समस्या क्या है और किस तरह से समस्या का समाधान होगा। मरुधर बुलेटिन के दर्शकों को आप लगातार दिखा रहे हैं, दोनों तरफ आपने बताया मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, एक तरफ गुजरात का बॉर्डर है, दोनों बॉर्डरों पर आपका बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र मौजूद है। क्या लगता है वहां के किसानों का क्या हालात है? गुजरात के किसान सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे? मध्य प्रदेश के किसान सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे? देखिए, इस मामले को लेकर मैं अभी हाल ही की रिपोर्ट बताऊंगा आपको। भारत बंद का बांसवाड़ा में रखा गया था, लेकिन वहां पर उतना वो खास नहीं देखने मिला इसका कोई असर, क्योंकि ये पार्टी इवेंट की ओर से जो प्रोग्राम रखे गए थे उसी के तहत थोड़ा बहुत कुछ आंशिक देखने मिला। बाकी जो किसानों की मूलभूत जो समस्या बताई जा रही है जो बॉर्डरों के ऊपर वो तो वहाँ पर ये बागड़ क्षेत्र के जो किसान है उससे किसी तरह से पीड़ित नहीं है, वो बहुत ही खुश है इस कानून को देख करके। वहाँ किसी तरह की कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि ये बागड़ अंचल है, जनजाति क्षेत्र, और यहाँ पर मूलतः 3-4 फसलें ज्यादा होती है, जैसे रबी की फसल है, इसके बाद गेहूं है, मक्का है, मक्का बोलते हैं इसको, क्योंकि वहाँ पर बागड़ की लाइफ लाइन कहे जाने वाले जो माहिडियन बांध है उससे ही पानी की सिंचाई होती है और खास करके यहाँ 4 फसलें ली जाती हैं और पानी की कोई तकलीफ नहीं। और किसानों को इस किसान आंदोलन से लेकर किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि किसान तो इस क्षेत्र में बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यह जो कानून लाया गया उनके लिए एक सफलतम वरदान है, रामबाण की तरह माना जा रहा वहाँ के किसानों का। क्योंकि इसलिए कि जो पहले बंदिश थी, उनका माल कहीं और नहीं लिया जा सकता, जो अड़तीय बोलते हैं वहीं से खरीदी जाती थी, लेकिन अब उनकी मर्जी से कहीं आगे पीछे बेच सकते हैं। जो उनका भुगतान नहीं होने पे उनके खिलाफ जो एसडीएम है वो कार्रवाई कर सकते हैं। जिस तरह से कानून आने से देखिए आपने कहा आड़तीय माल खरीद सकते हैं, एसडीएम कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन उनको अगर कहीं ना कहीं से आपत्ति है, अंतिम सुनवाई कलेक्टर के पास होगी, कोर्ट तक मामला नहीं जाएगा, क्या प्रॉब्लम नहीं है? आखिर ये एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक है। इनके जो किसान परिवार उसके लिए तो जिंदगी भर का सवाल खड़ा है सामने, लेकिन ये जो 2-3 पॉइंट की बात राहत मिल रही है इनको, तो उससे ज्यादा और उनको कोई मेरा जो मानना वहाँ आगे दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन भविष्य में अगर किसान के लिए कहीं और नई कोई कार्रवाई होती है, नए कोई और
कुछ तरह के सिस्टम आते हैं तो उनके लिए वो दुविधा जरूर खड़ी हो सकेगी, आखिर वो कोर्ट की शरण में नहीं जा पाएंगे। इसके लिए बहुत बड़ा लंबा सोचने का विषय है किसानों के लिए भी। अभी जो मामला है उसमें तो बहुत राहत महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल। चारू, आप सिंगू बॉर्डर पर जाके आए, अभी हमारे सहयोगी बांसवाड़ा से राजेश जी हमारे साथ मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि किसानों को तीनों बिल फायदेमंद है। कहीं ना कहीं किसानों को कुछ फायदा होगा। बांसवाड़ा में प्रोटेस्ट भारत बंद के दौरान ज्यादा देखने को नहीं मिला, अभी भी ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं है। आप सिंगू बॉर्डर पर कवरेज करने गए थे, क्या तीनों बिलों के ऊपर किसानों का फीडबैक था? क्योंकि बांसवाड़ा का किसान हमारे संवाददाता के अनुसार प्रोटेस्ट कम कर रहा है, कर तो रहा है लेकिन कम कर रहा है। कहीं ना कहीं किसान इसे बिल को अच्छा बता रहे हैं। आप सिंगू बॉर्डर पर जाके आए, लाखों किसान वहां प्रोटेस्ट कर रहा था, किसान यहाँ से सकारात्मक बता रहा है, वहां नकारात्मक बता रहा है, क्या लग रहा है? सर देखिए, हम लोग 8 तारीख को जिस दिन भारत बंद का ऐलान किया गया था, उस दिन हम लोग सिंघू बॉर्डर पर गए थे कवरेज करने के लिए। तो जी। वहां से जो फीडबैक हम लोग को मिला है किसानों का, वो ये है कि जहां तक कि मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं जो किसान है वो पूरी तरीके से जो कृषि बिल आया है, सितंबर में जो विधेयक पास किया गया था, उसको समझने में कहीं कमजोरी दिखा रहा है। पूरी तरीके से यानी 2 लाख किसान कमजोर था समझने में? सर वहां पे 2 लाख से ऊपर किसान है, आपने बताया था कि 2 लाख से ऊपर किसान मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपनी मांग पर पूरी तरीके से अड़ गए हैं कि उनको जो बिल है वो वापस ही देना है, क्योंकि उन्होंने ये बिल मांगा नहीं था। क्यों अड़ गए? क्योंकि क्यों अड़ गए? पहले सर मैं लेट मी फिनिश सर। सबसे पहले कहा गया था कि एमएसपी का जब मुद्दा आया था, तब किसान ने कहा था कि एमएसपी उनको लिखित में इस बिल में नहीं दिया गया था, और वो उनकी सबसे पहली और मुख्य मांग उनकी ये थी कि एमएसपी उनको लिखित में दिया जाए। जब सरकार इस चीज के लिए मान गई थी कि हाँ लिखित में उनको ये दस्तावेज दिए जाएंगे और एमएसपी का जो भी उसका क्राइटेरिया है उसको पूरा लिखित में दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद किसान इस मांग पे अड़ गया कि नहीं, उनको ये बिल चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि जैसा पहले चल रहा था वो उसमें सही था वो उनके लिए, और उन्हें कोई चेंजेस पहले जो बिल में थे, जो पहले जो जैसा उनकी जो प्रक्रिया चलती आ रही थी पिछले 70 सालों से, वैसा ही चलने थे, क्योंकि उनको इसकी जरूरत नहीं किसी भी बिल की। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये बिल उनके लिए सही नहीं है तो क्या 70 सालों से जो किसानों की हालत थी वो सही थी? और अगर सही थी तो फिर किसान इतनी आत्महत्या क्यों करे थे, और ये क्यों बताया जा रहा था कि किसान कर्ज में डूब रहे हैं और हर चीज की दिक्कत जो है वो किसानों को आ रही है? जी सुभाष जी, गंगानगर किसान की हालत है? सर देखो, हम उस क्षेत्र से आते हैं गंगानगर से, राजस्थान के अंदर पंजाब बॉर्डर पर है। तो हमने तो एक जो गंगानगर के अंदर सबसे बड़ा जो किसान आंदोलन भी हुआ था यहाँ राजस्थान के अंदर, आपने देखा होगा गढ़साना रावड़ा का जो किसान आंदोलन हुआ, हमने करीबी से देखा था। और उस क्षेत्र के अंदर हम रहते हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं। एक चीज़ हमने नोटिस की, हमेशा ही फील्ड के अंदर हम गए, राजनीतिक की हमेशा ही ये आंदोलन बैठ चलते रहे हैं। तो हमने जो इस पे जो सर्च किया तो राजस्थान के अंदर भी ऐसे किसान नेता थे, नाथुराम जी बिरला, बड़े बड़े किसान दिग्गज जो नेता माने गए थे। तो वो उनकी जो किसानों के प्रति जो सोच थी वो बहुत अच्छी थी। हमेशा ही किसान खुश रहते थे उस टाइम। लेकिन जैसे जैसे ये राजनीतिक भेड़ चलता है, जैसे आज तक आंदोलन आपने देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े बैनर के तले, जो पार्टी के बैनर के तले आंदोलन होते हैं। आप किसी भी देखना जो आंदोलन, क्या किसान आंदोलन ही पार्टी के बैनर तले हैं? नहीं, जो अभी जो रामपाल जाट कल तक भारतीय जनता पार्टी से थे, आम आदमी पार्टी से थे, आज पार्टी छोड़ चुके हैं। आप किस किसान नेता की बात कर रहे हैं? अमराराम की बात कर रहे हैं, प्रेराराम की बात कर रहे हैं, कामरेड की बात कर रहे हैं? कौन सा नेता है जो राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ? हम उसी पे बात कर रहे थे। अभी जो किसान आंदोलन जो गढ़साना रावड़ा को हुआ, हमने देखा उस चीज को भी, वो लिखित के अंदर देना चाहिए था, लेकिन कहीं न कहीं वो राजनीतिक भेंट ऐसा चढ़ा कि उसमें वो लिखित में नहीं दे गया। किसानों की जो समस्या है आज भी वैसी है, पानी की समस्या है बहुत बड़ी, तो किसान अपनी फसल पैदा नहीं कर सकता वहाँ पे। लेकिन और आपका गढ़साना का ये जो- किसान, आपका गढ़साना का किसान एक अलग मांग करता है, जी। वो तीनों बिल वापस लेने की मांग करते हैं। आपका गढ़साना का किसान आज भी स्वामीनाथन आयोग की मांग करता जी, है। आज जो किसानों पे जो भार है पूरा, आज पूरे भारत देश के जो किसान हैं इससे परेशान है, इस चीज को हम मानते हैं। और जो ये जो बिल लेके आए तीनों, मतलब तीनों बिल का जो आज अपने जो संसद के अंदर जो एमपी बैठते हैं, सांसद बैठते हैं, जो एमएलए बैठते हैं, उनको इसके बारे में जो पार्टी से विचारधारा रखते हैं भाजपा से, उनको खुद को पता नहीं है कि ये तीनों बिल क्या चीज है। बहुत से ऐसे होंगे इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन अगर जाता है तो जाना जाता है तो गढ़साना आंदोलन जाना जाता है। केवल और केवल स्वामीनाथन आयोग पर लागू आंदोलन किया गया था। आज तक मांग बरकरार है, सेंट्रल सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अगर स्वामीनाथन आयोग लागू करना चाहे तो राजस्थान की सरकार भी लागू कर सकती है, अशोक गहलोत सरकार भी लागू कर सकती है। आप कह रहे हैं कि गढ़साना का किसान आज भी आंदोलन कर रहा है। एक सेकंड, केंद्र सरकार के 3 बिलों के खिलाफ तो माना आंदोलन कर रहा है, लेकिन स्वामीनाथन को क्यों नहीं कह रहा? जी, राज्य सरकार भी स्वामीनाथन लागू कर सकती है। देखो, उसको लेकर हर बार आपने देखा होगा संसद के अंदर हर जो सांसद है, कई बार आपने देखा होगा कईयों ने इसका मुद्दा उठाया, जी। लेकिन कहीं न कहीं वो मुद्दा एक
दबा दिया जाता जी। है। दबाने का कारण यही रहा कि जी। अच्छा बहुमत जो उनको मिला हुआ है केंद्र के अंदर, जी। तो कारण वही है उसका। और आज जो किसान सड़कों पे है दिल्ली के अंदर जो बैठे हैं, तो किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि राजस्थान के अंदर भी ऐसा प्रदेश है जहाँ से गंगानगर हनुमानगढ़ जो बेल्ट है वहाँ पे गेहूं खूब पैदा होता है, हमने देखा है। लेकिन राजस्थान के अंदर आज आप देखोगे किसान के पास 200 बीघा 300 बीघा जमीन है, लेकिन वहाँ पैदावार नहीं होती। जी। तो उनको तो उस बिल से फायदा है, जी। लेकिन जहाँ पैदावार होती है जी। उन किसानों को उसका नुकसान है। जी। तो सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं किसानों को है। आज देख लो पंजाब की बात कर रहे थे आप, पंजाब के अंदर ऐसा कोई जगह नहीं है जो मतलब खाली है। पंजाब के अंदर आपने देखा होगा, राजस्थान के अंदर तो बहुत सा रेगिस्तान है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे पंजाब और हरियाणा के अंदर जगह नहीं है, मतलब एक रहने के लिए इतनी मतलब फसल पैदा होती है वहाँ पे। तो वहाँ के जो सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है उन्हीं किसानों को हो रहा है। तो इसी को लेकर आज किसान जो है आज दिल्ली के अंदर है, तो इसकी सुनाई आपने एक शब्द कहा था जी हमेशा संसद और विधानसभा में जाकर ये बिल डिसमिस हो जाता है। जी। डिसमिस करवाने वाला कहीं ना कहीं किसान नहीं है, क्योंकि इस बार की अगर राजनीति की बात करूं, कांग्रेस से चुनकर बलवान पूनिया राजस्थान विधानसभा के अंदर गए थे। राज्यसभा चुनावों में उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया और वोट करने के बाद कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। वोट करने के पहले जब उनकी भाषा थी किसानों के पक्ष में थी, स्वामीनाथन आयोग की मांग की थी, लेकिन उसके बाद जब विधानसभा चली उसमें स्वामीनाथन आयोग की बात भी बलवान पूनिया ने नहीं की। क्या कांग्रेस के साथ जब तक थे जब तक स्वामीनाथन की मांग थी? क्या जब तक उन्हें किसान दिखता था? क्या कांग्रेस में आते किसान नहीं दिखता? क्या अंदर जाते किसान नहीं दिखता? जी जादव जी, बात आपकी सही है, जी। लेकिन वही बात कर रहे थे राजनीति की भेंट क्यों चढ़ता है जी। यही तो कारण रहता है। जो विधायक जीतने के बाद में विधानसभा जाता है, लोकसभा के अंदर सांसद जाता है, तो वो कहीं ना कहीं वो बाद में किसान नहीं रहता, क्योंकि वो एक बड़े बड़े उसको गाड़ियां होती है, बंगले होते हैं। आपने देखा होगा जब विधायक बनता है, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूँ। क्या समाधान है इसका? क्या समाधान है? मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूँ। तो इसके ऊपर एक हमारे क्षेत्र से भी एक एमएलए आए थे, कुछ मतलब उन्होंने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा, बाद में वो किसान आंदोलन की वजह से एमएलए बने, लेकिन वो लिखित के अंदर जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला हमें। उस चीज का भी पता है। आज किसान फिर भी वो धरना प्रदर्शन चलता है वहाँ पे। क्या तो समाधान इसका? समाधान एक ही चीज होता है, जो आपने जो ग्राउंड की रिपोर्ट है, आज किसान उस अड़े हुए वहाँ पे भी ये खत्म होना चाहिए बिल। तो जो वार्ता होती है वो किसानों के साथ राजेश जी हमारा एक संवाददाता कह रहे हैं बिल खत्म होना चाहिए, आप कह रहे हैं बिल में कहीं ना कहीं किसान खामियां नहीं मान रहे। क्या लगता है, कानून राजनीति की भेंट चढ़ा है नहीं चढ़ा? देखिए, ये अपनी अपनी जो है वो विचारधारा के अनुसार यहाँ बताया जा रहा है, लेकिन किसानों का जो दर्द है उसको समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आखिर किसान अभी जो सड़कों पर उतरा है उसकी कोई ना कोई मुख्य वजह रही है जो उनको हर्ट कर रही है, इसीलिए ये लोग अपने इतने अनवरत धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए। तो वहीं सरकार की जो बात की जाए तो सरकार को भी इस रवैये को थोड़ा ध्यान में रखते हुए इनकी बात को गहनता के साथ में गंभीरता को लेते हुए इनका समाधान पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि जय जवान जय किसान एक प्रमुख देश का नारा है और किसान और देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। आखिर इस तरह से जो ये समस्या इनके सामने पेचीदा, लेकिन राजेश जी मैं खुद सिंगू बॉर्डर पर गया, मैंने हजारों किसानों से बात की, सैकड़ों किसानों का एक ही जवाब था, हमने बीजेपी को वोट किया है, किसान बिल के समर्थन में वोट किया है, किसानों के लिए बड़ी बड़ी बात की थी, इसलिए हमने मोदी को वोट किया है, अब हम मोदी को वोट जिंदगी में नहीं करेंगे, मोदी को हम नकार चुके हैं। क्या लगता है बीजेपी का मतदाता टूट रहा नहीं टूट रहा, क्या लगता है? बिल्कुल इस बात से भी नहीं नकारा जाएगा कि आखिर किसानों में आक्रोश है वो आखिर पार्टी का उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में बहुत बड़ी क्षति होगी, क्योंकि जब एक तरफ इतने बड़े किसान जो है आंदोलन है और इतना बड़ा संगठन है, आखिर कई संगठन इसमें मिले हुए हैं, तो सरकार को गंभीरता के साथ में इस ओर ध्यान दे करके इस समस्या से निजात लेना चाहिए। आखिर नहीं मिला तो पार्टी को बहुत बड़ी क्षति आगामी चुनाव में देखने मिल सकती है। आखिर पार्टी से दरकिनार ये किसान हो रहे हैं तो पार्टी के लिए घातक साबित हो सकता है। और दूसरा है कि किसान है आखिर देश का भाग है, हिस्सा है, रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, तो उनकी समस्या को समझना बहुत जरूरी है, लाजमी है, चाहे बड़ा हो बुजुर्ग हो कोई भी हो, तो उनकी समस्या पेचीदा समस्या है, जो भी हो जैसे भी हो तत्काल उस पर निराकरण हो, क्योंकि 3-4 बार जो है आगे की जो वार्ताएं हुई है पूरी तरह विफल रही है। कृषि मंत्री तोमर साहब से भी उनकी जो चर्चाएं हुई कोई समाधान नहीं निकल पाया, तो आखिर जो मांग है वो जस की तस अभी भी बनी हुई है। तो किसानों के साथ जो है ये मामला उसको समझने और सौंपने की बहुत जरूरी है। रमेश जी आपके पास आ रहा हूं। राजेश जी ने बताया खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन राजस्थान में जो पंचायती राज के चुनाव हुए परिणाम आए, खामियाजा नहीं भुगता, किसानों ने बिल्कुल समर्थन कर दिया है, बीजेपी के वोट ज्यादा बन रहे हैं, कांग्रेस के कम बन रहे हैं, क्या लगता है?
बिल्कुल बताना चाहूंगा, कहीं न कहीं जैसा कि आपने कहा कि खामियाजा की बात, तो खामियाजा किसान देखिए राजेश जी ने कहा बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन राजस्थान में तो खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। बिल्कुल खामियाजा की अगर बात करें तो किसान खामियाजा कभी कांग्रेस कभी बीजेपी से लगातार खामियाजा भुगतता ही आ रहा है। अगर मैं बात करूं गड़साना की, जैसे कि मैं भी एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, गड़साना से अगर मैं बिलोंग करूंगा तो गड़साना की बात करूंगा। गड़साना के अंदर भी एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, पानी को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, लेकिन खामियाजे की बात करें तो वहां पर कभी कांग्रेस कभी बीजेपी रही, लेकिन खामियाजा हर बार किसान को ही जो है भुगतना पड़ता है। क्योंकि किसान आज कहीं न कहीं दिल्ली में इकट्ठा हुआ है तो कहीं न कहीं पीड़ित है, किसान को पीड़ा है, किसान को कोई मॉल कोई बड़े बड़े बंगले नहीं चाहिए, किसान को अपना हक चाहिए, और उसी हक को लेकर आज किसान सड़कों पे आया हुआ है। तो कहीं न कहीं खामियाजा पार्टियों को भुगतना पड़े या ना पड़े, लेकिन आज किसान है वो बिल्कुल पीड़ित है और भुगतान भी इसका कर रहा है। देखिए आपने कहा था किसान भुगतान कर रहा है, क्या लगता है 10 दिन का कर्जा माफ करने का वादा करके राजस्थान में सरकार आई थी, गहलोत ने 10 दिन में कर्जा माफी की बात कही थी, स्वामीनाथन आयोग लागू करने की बात राजस्थान में सरकार ने कही थी। अब 1.5 साल बाद ये लागू नहीं हुई दोनों चीज, ना किसान का कर्जा माफ हुआ ना स्वामीनाथन आयोग लागू हुआ। परिणाम जनता ने सामने रख दिया है, परिणाम किसानों ने सामने रख दिया है। 21 जगह चुनाव हुए हैं, लगातार हर जगह कांग्रेस को विफलता मिली है। क्या लगता है 1.5 साल में कांग्रेस सिमट गई? अशोक गहलोत कह रहे हैं हम हमारी योजनाओं का प्रचार नहीं कर पाए, क्या झूठा प्रचार नहीं कर पाएगा? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, ये जो दोनों पार्टियां हैं, आज चाहे कांग्रेस है या बीजेपी है, किसान हमेशा इनकी जो है वो भेंट चढ़ जाता है। आज किसान हर प्रकार से सक्रिय रहता है, लेकिन जब ये चुनावी दल है जो जीतने के बाद में कोई किसान की कोई दल है जो चिंता फिक्र नहीं करता है, किसान वोट भी देता है, किसान सहयोग भी करता है, हर तरीके से किसान है, लेकिन आज दोनों पार्टियों के बीच में जो किसान है वो एक फुटबॉल बन के रह गया है। वही कहीं न कहीं गड़साना अनुकूल में भी देखने को मिला था, और आज दिल्ली में यही हालात है कि किसान सही मायने में किसान का मुझे कोई धनी धोनी नजर नहीं आ रहा है, चाहे केंद्र में बीजेपी की सरकार है या राज्य में कांग्रेस की सरकार है। जी चारू, क्या लगता है 10 दिन का वादा करके राजस्थान में सरकार आई थी, 3 बिल को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, दोनों ही पार्टियां लगातार किसान के साथ अन्याय करती नजर आ रही है, क्या है तीसरा निष्कर्ष? सर देखिए, जो प्रोटेस्ट अभी सिंघू बॉर्डर पर चल रहा है, तो उसका सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट जो बीजेपी और जो मोदी सरकार ने किसानों को दिया है कि सुनवाई में काफी देरी हो गई थी, कि 13वां दिन था जिस दिन हम लोग वहाँ कवरेज करने के लिए गए थे, 13वें दिन भी कोई सुनवाई ढंग से की नहीं गई थी, और अमित शाह उस दिन रात को वहाँ पहुंचे थे, और जो प्रस्ताव उन्होंने किसानों के सामने रखा था उसको भी पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया था। तो बस जो कमी केंद्र सरकार की तरफ से ये आई थी कि उन्हें इतने फार्मर्स अगर वहाँ प्रोटेस्ट करें, इतना बड़ा आंदोलन वहाँ पे चल रहा है, तो कम से कम सरकार को एक बार बैकफुट पर आकर किसानों को सुनना चाहिए था। जहां तक हम लोगों ने किसानों से सवाल किए थे, जो भले ही उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन अंदर से वो लोग बीजेपी के खिलाफ नहीं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ मोदी के खिलाफ है। हमने उनसे ये सवाल भी किया था कि उन्होंने वोट किसको दिया था और अगली बार वो किसको वोट देना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ है सारे के सारे किसान। और रही बात अगर कांग्रेस की, तो सवाल मेरा इनसे ये है, यहाँ पर सर ने अभी बताया था, तो मैं सर से ये पूछना चाहूंगी कि किसानों की जो कंडीशन है, जो हालात है, वो बहुत ही ज्यादा खराब है, और जैसा कि आंदोलन में कहाँ खराब है आपने देखा? कोई एक भी ऐसा किसान था जिसके पास एप्पल का मोबाइल ना हो? कहने के लिए खराब है सर, कहने के लिए खराब है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने, अगर कहने के लिए खराब है तो फिर किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? बिल्कुल सर, मैं इसी बात पे आ रही हूँ सर। किसानों की हालात, जो उनके हालात थे, वो कहने के लिए खराब हम लोग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से आंदोलन वहां पे चल रहा है, वो लोग अपना 6-6 महीने का राशन पानी लेकर आए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि किसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। 70 साल से जो कानून था उसके हिसाब से किसानों की हालत खराब थी, लेकिन अब जो नया कानून है उसके बाद किसानों की हालत और भी खराब हो जाएगी, जिसके बावजूद अगर ये देखा जाए कि राजस्थान के जो किसान है वो इस कानून को कुछ हद तक सही मानते हैं, लेकिन जो आंदोलनकारी है, जो सिंघू बॉर्डर में है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि राजस्थान के जो किसान है वो नॉन एक्टिव है इस मोड में, कि उनको ढंग से ये कानून समझ में नहीं आया है। तो बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि एक मिला जुला सा जो देखने को मिल रहा है हम लोग को, जो सिचुएशन है कि कुछ जो किसान है वो इसके सपोर्ट में है, लेकिन जो आंदोलनकारी है वो पूरी तरीके से ये चाहते कि कानून वापस ले। तो जहां तक अगर किसान है वो अपनी बात पर अड़ चुके हैं, तो एक बार सरकार को बैकफुट पर आकर, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन है और इतने बड़ी तादाद में वहां पर लोग मौजूद हैं, तो एक बार बैकफुट पर आकर उनको उनकी बात सुननी चाहिए। चारों जी, एक गाड़ी पर विदेशी झंडा लगा हुआ था, आपने देखा होगा जी, एक तरफ अमेरिका का, एक तरफ कनाडा का झंडा लगा हुआ था। मरुधर बुलेटिन की टीम ने जब बात करना चाहिए तो उन्हें फॉरेनर दिखा दिया। किसान आंदोलन के बीच
वो गाड़ी घूम रही थी, आपको क्या शक होता है गाड़ी क्यों घूम रही होगी, क्या आगे की राजनीति रही होगी? आपने कवरेज भी किया था, जवाब लेने की कोशिश की थी, ड्राइवर का कहना था फॉरनर है। अगर फॉरनर है तो किसान आंदोलन के बीच में इतनी दूर कम से कम 7 किलोमीटर दूर वो आ चुके थे, आगे क्या लेने जा रहे थे? किसानों का कवरेज करने जा रहे थे या फिर किसानों से मिलने जा रहे थे या फिर उनके बीच में घूमने आए थे? क्या आकलन लगाया जा सकता है उस गाड़ी को देखकर? सर जो आकलन हम लोग अगर बात करते हैं, क्योंकि सामने वाले ने हमको पूरी तरीके से एक जवाब सही तौर पर नहीं दिया था, तो उस पे जो एक कयास ऐसे लगाया जा रहा है, क्योंकि ऐसी खबरें भी आई थी और सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा था कि कुछ एनआरआई भी ऐसे हैं, क्योंकि हम लोग अगर बात करें फॉरेन कंट्रीज की, जैसे कनाडा है उसको मिनी पंजाब कहा जाता है, वहाँ पे काफी सारे एनआरआईज भी रहते हैं, तो ऐसे कयास लगाया जा रहा है और ऐसी खबरें आ रही थी कि एनआरआईज के थ्रू वहाँ पे फंडिंग हो रही थी। लेकिन अभी तक सोशल मीडिया पर हवा थी, अफवाह थी, मरुधर बुलेटिन को वहाँ गाड़ी देखने को मिली। जी, तो सर यही है कि कहीं ना कहीं जो एनआरआईज है वो पूरी तरीके से किसानों को सपोर्ट भी करें, क्योंकि अगर माना जाता है कि किसान इतना गरीब है तो इतनी तादाद में वहां पर इकट्ठा होने के बाद इतना राशन और इतनी सारी जो व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी वो कैसे कर रहे हैं, वो सवाल ये सबसे बड़ा है। सुभाष जी, सवाल आपके पास ला रहा हूं काउंटर करके। एक तरफ विदेशी झंडे लगाकर गाड़ी घूम रही थी, किसान उनसे मिलते नजर आ रहे थे, मरुधर बुलेटिन की जैसे टीम पहुंची उन्हें फॉरनर कहा गया। उसके बाद लगातार हमारे चारू ने बताया कि कहीं ना कहीं मिला जुला सवाल है। आपने बताया किसान राजनीति की वेट हर बार चढ़ता है, क्या लगता है ये राजनीति की वेट नहीं है? जी। दूसरा सवाल इनका ये था, किसान 6 महीने का राशन लेकर आया है, अगर किसान राशन लेकर भी आया है तो किसान ने अपनी जमीन में पैदा किया है, हो सकता है स्टॉक रख रखा होगा उसने पहले से। दोनों बात क्या मायने रखती है? तो अभी चारू जी जैसे बोल रहे थे कि किसान जो फॉरेन से जो आए हुए हैं फंडिंग आती है, तो फंडिंग आरोप नहीं लगाया, तो नहीं आरोप नहीं, ये जैसे आरोप नहीं लगा रहे थे, बात कर रहे थे भी बाहर से विदेश से फंडिंग आ रही है किसानों पे, ये आरोप लगाया जा रहा है। तो बाहर से फंडिंग की मैं बात बता देता हूँ आपको। जैसे पंजाब के बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके बच्चे बाहर विदेश के अंदर रहते हैं, जैसे ही उनको ये पता चला भी उनके जो परिवार है आज जो उनके जो वहाँ पे जो खेती है, उनके जो साथी हैं, उनके आज जो आपदा आ चुकी है, इसीलिए वो वहाँ से चल के उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। तो उनको मीडिया के माध्यम से कहीं दिखाया जाता है कि ये फंडिंग के तौर पे यहाँ पे आए हैं प्रचार करने के लिए। वो कोई वहाँ पे कोई किसान कोई चुनाव लड़ने थोड़ी गए हैं, वहाँ तो किसान अपना हक लेने के लिए गए हैं। आज लेकिन हक लेने के लिए गए। राजस्थान के किसान क्यों नहीं होंगे साथ? उत्तर प्रदेश का किसान आधा है, आधा क्यों नहीं है? मध्य प्रदेश का किसान क्यों नहीं है? गुजरात का किसान क्यों नहीं है? महाराष्ट्र का किसान है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, समर्थित सरकार है, वहां का किसान है। जहां बीजेपी की सरकार है वहां का किसान नहीं है। क्या किसान भी सरकार देखकर जा रहा है? देखो जादव जी, राजस्थान के किसान भी पहुंचे वहां पे, आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ। पूरा किसान नहीं है, केवल 5% किसान है, 5%। पूरे राजस्थान की वो बात कर रहे थे ना पहले, आपको बताया था मैंने कि राजस्थान के अंदर कुछ क्षेत्र है जहाँ पे फसल पैदावार जो गेहूं सबसे ज्यादा फसलें होती है वो गंगानगर हनुमानगढ़ बेल्ट में होती है। तो वहाँ के किसान वहां तक पहुंच चुके हैं। और कौन कहता है गंगानगर बेल्ट में होती है? राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला में फसल नहीं होती? राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला में फसल नहीं होती? हर जिले में फसल होती है, हर जिले में किसान है, हर गांव में किसान है, हर ढाणी में किसान है। क्या हर ढाणी से एक आदमी भी गया है? क्या हर जिले से 10 आदमी भी गए हैं? देखो जादव जी, बहुत आपने ये सही बात बोली, लेकिन जो पानी गंगानगर हनुमानगढ़ में और पंजाब हरियाणा के अंदर जो पहुंचता है वो नहर के माध्यम से आता है। आपको पता होगा नहर के माध्यम से सिंचाई होती है। तो वहाँ पे जो जमीन का पानी है वो बिल्कुल खारा पानी है, वहाँ से जमीन के पानी से फसल बहुत कम होती है। तो जैसे चारू जब बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि वो जो राशन लेके गए। एक बात बता दूं, पहली बार जो किसान अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली पहुंचा है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि आज आप देखते हो छोटा कोई प्रोग्राम होता है तो नेता व्हाइट कपड़े पहन के आता है, बड़ी सी गाड़ी से उतरता है नीचे और किसान बेचारे नीचे बैठ जाते हैं, उनके नीचे पल्ली भी नहीं होती, वो नीचे बैठ के उनका भाषण सुनते हैं। आपने देखा उस चीज को। लेकिन आज एक किसान दिल्ली गया है तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो वो अपना उसको पता था उस चीज का भी अपने को वहाँ पे भूख से मर सकते थे वहाँ पे, इसीलिए अपना वो राशन लेके वहाँ से साथ में गए थे। राशन तो ले जा सकते हैं आप, किसान के खेत में ही राशन होता है और किसान अपनी फसल को कहीं भी ले जाए, मंडी में नहीं बेचे, खुद खाने के लिए ले जाए। राजेश जी, लगातार किसान को खालिस्तानी कहा जाता है। बीजेपी, मैं खुद कहूंगा, आज खुले में कहूंगा क्योंकि मैंने कई बीजेपी नेताओं की पोस्ट देखी है, बीजेपी का IT सेक्टर किसान को खालिस्तानी बता रहा है। आज अगर किसान खालिस्तानी है तो बीजेपी वाले क्या खालिस्तानी का अन्न नहीं खाते? क्या बीजेपी किसान आज अगर कहीं बिजली जाती है, आज हम प्रधानमंत्री की बात करें, कल प्रधानमंत्री भूमि पूजन कर रहे थे, वहां भी अगर लाइट गई है तो हाई टेंशन लाइन आज भी कहीं ना कहीं किसान के खेत में लगी हुई है। उसी की वजह से
मोदी की नई संसद तक बिजली पहुंची है, मोदी के घर तक बिजली पहुंची है, मोदी की हर हवा में फोटो में भी बिजली वही काम आती है। अगर किसान ने अपनी जमीन से हाई टेंशन लाइन उखाड़ दी या उसका किराया लेना शुरू कर दिया, क्या बिजली पहुंच सकती है? आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि किसान के हर खेत में हाई टेंशन लाइन का पोल होता है। हाई टेंशन लाइन 5 मीटर दूर से किसान को खींच सकती है। आधी फसल बंजर किसान की केवल और केवल हाई टेंशन लाइन की वजह से होती है। पहली चीज फसल का दान करता है, दूसरी चीज किसान में जब जमीन में हाई टेंशन का पोल लगाया जाता है, उससे एक चीज लिखाई जाती है कि आप ये जमीन सरकार को दान कर रहे हैं। उसका पैसा उसको नहीं दिया जाता, मुआवजा नहीं दिया जाता। आखिरकार अन्नदाता कब तक दान करता रहेगा? अन्न का दान करे, मंडी का दान करे, बिजली के पोल का दान करे। जहां तक देश का हर सेकंड चलता है तो अन्नदाता से चलता है। कब तक दान करेगा? और उसी दानवीर को आप, उसी दानदाता को आप, दुनिया के सबसे बड़े दानी को आप, जिसके भरोसे भारत देश एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, उस दानी को आप खालिस्तानी कह रहे हैं। कहां तक संभव है? कहां तक सीमित है? क्या बीजेपी कह रही है या आईटी सेक्टर कह रहा है या देश की नौजवान की, युवा का अंतरात्मा कह रही है? क्या लगता है? और अगर देश के युवा की अंतरात्मा कह रही है तो क्यों कह रही है? क्या बॉयज खालिस्तानी की चीज यूज नहीं लेता? क्या बिजली, पानी, क्या सड़क, क्या दूध, क्या अन्न किसान की दी हुई यूज नहीं लेते? क्योंकि दूध भी किसान का दिया हुआ है, भैंस भी चारा खाती है किसान की देन। देखिए, आपने जो बताया खालिस्तान की बात, तो ये जो शब्द है वो सोचना और बोलना भी गलत है उनके लिए। का आखिर किसान ही, मैंने आपको पहले बताया कि जय जवान जय किसान। अगर गलत है, आपने कहा गलत है, हम पत्रकार लोग कवरेज क्यों नहीं करते? अगर गलत है तो उनसे क्यों नहीं पूछते? आप क्यों पूछ रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? हम क्यों नहीं पूछते? हम किसके आगे दबे हुए हैं? दबे हुए नहीं है जी। जबान कहीं खुलती है, लेकिन कई तरह की कई समस्या भी सामने खड़ी जी, हो जी, जाती है। आखिर एक पत्रकार के पास कुछ राजनीतिक पावर तो होते नहीं है। एक सिर्फ कलम के दम पे वो कुछ तख्ता पलटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पीछे भी कई अड़ंगे लग जाते हैं तो हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है। आखिर उसके पीछे कोई आर्थिक सपोर्ट नहीं होता है, कुछ सामाजिक जो धरातल होता है वो भी टूटता दिखाई देता है। तो आखिर पत्रकार उतनी लंबी उड़ान नहीं भर सकता है। छोटी से यानी पत्रकार भी देश की राजनीति में दब चुका है। मेरा मानना ये नहीं है कि कलम उसमें राजनीति में लगी है, खुला है, स्वतंत्र है, पूरी तरह से स्वतंत्र विचारधारा है, लेकिन समस्याओं का अकेला समाधान पत्रकार नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं विपदा ऐसी आती है कि वो आखिर अपने पंख सिमट के बैठना ही पड़ता है और हताश होना ही पड़ता है। कई ऐसे देश के अंदर पत्रकार हैं जो इस विपदा से निकल चुके हैं, जो हाल ही में आपने भी देखे होंगे, कई टीवी चैनल पत्रकारों के साथ में भी ये वाकये सामने हुए। अपन तो हालांकि ये माजरा छोड़ते हैं, लेकिन मैं किसानों की जो बात बताता हूँ, इस तरह की जो विपदा है, अभी जो आपने बताया कि यहाँ कांग्रेस सरकार की बात करें, कांग्रेस समर्थित जो किसान है वही वहां पर इस आंदोलन में जुटे हुए हैं। खास तथ्य और जानकार सूत्रों के मुताबिक तो ये भी बताया जा रहा है कि एक षड्यंत्र है, राजनीतिक साजिश है, इसके चलते ये आंदोलन को मूर्त रूप दिया जा रहा है और भाजपा सरकार को कहीं ना कहीं आक्षेप लगा के कटघरे में खड़ा। लेकिन जितने किसान प्रोटेस्ट सिंगू बॉर्डर पर, नोएडा में और तमाम जगहों पर देशों में कर रहे हैं, इतने टोटल वोट तो सभी दलों को मिलाकर नहीं मिले। बिल्कुल, यह भी बात सही है। किसान आखिर जाएगा तो कहां जाएगा? उन्होंने भी भाजपा को वोट दिया है, समर्थन किया है, तो उनका भी दर्द छलक रहा है कि आखिर हमने जिसका सहारा दिया, जिसको सपोर्ट किया, आज वही हमारे दुख दर्द में भागीदारी नहीं निभाता, तो उनका दर्द छलक रहा है, इसीलिए वो इतना आक्रोश है और सड़कों पे। तो ये जो बिल की बात बताई जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान स्वयं कांग्रेस के घोषणा पत्र में था कि ये कानून लाया जाएगा और लगाया जाएगा अगर हमारी सरकार बनती है। तो आखिर कांग्रेस के नेता, अभी हाल ही में राहुल गांधी की टिप्पणी आई थी कि हम हर सुख दुख में किसानों के नेताओं के साथ में, हम उनके साथ न्याय करेंगे। तो उस समय क्यों आपने घोषणा पत्र में लिया था ये बात? जब ये मुद्दे की बात आई है तो अब आप उनके साथ में, उनके पल्ले में जा रहे हो, पाले में जाके अपनी बोल उछाल रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी राजनीति। अभी राजस्थान सरकार की बात की जाए, पिछले चुनाव के विधानसभा में अशोक गहलोत ने और राहुल गांधी ने स्वयं कहा था किसानों का हर कर्जा माफ करेंगे जब 10 दिन में, वो भी 10 दिवस में सरकार बनने की, 4, 5 और मध्य प्रदेश राजस्थान दोनों में एक साथ। बिल्कुल, मंच पे खड़े रह के उन्होंने गिन कर संख्या गिन के मैं कवरेज में था, 10वें दिन करेंगे, लेकिन 10 दिन का 1.5 साल ऊपर निकल गया और यहाँ मोदी कांग्रेस की जो सरकार है पूरी तरह धराशायी होती दिख रही है। 1.5 साल के अंदर फुटपाथ पे आ चुकी है। अभी जो पंचायती राज चुनाव हुआ उसमें उसका परिणाम देखने मिल गया। तो जिसने किसानों के साथ, आम जनता के साथ धोखा किया, गलत नीति रखी, बिना तरह का कोई मुद्दा रखा, तो आखिर धराशायी हुआ। ये नजारा देखने को मिल रहा है राजस्थान सरकार में। राजेश जी, आपने बीजेपी कांग्रेस दो के उदाहरण दे दिए, तीसरा अखिलेश यादव का नहीं दिया। आज नजरबंद का आरोप लगा रहे हैं कि हमें नजरबंद किया जा रहा है, हम किसानों के साथ हैं, दिखावा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को लेकर बसों को रोका जा रहा है, कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। लेकिन कल अखिलेश यादव की सरकार थी, आज से 2.5 साल पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, जब भी किसान के गन्ने का पेमेंट 4 साल में आता था। क्या वो दिखावा?
वहां दर्द नहीं था किसानों का। आज उन्हें किसानों का दर्द दिख रहा है जब उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है। कल जब अखिलेश की खुद की सरकार थी, जब उन्हें किसानों का दर्द नहीं था, क्या कारण था? देखिए, मैं इस मुद्दे को एक ही लाइन में सिमट दूंगा, छोटा चना बाजे घना। जी जी जी, जिसकी बिल्कुल कोई सही। दायरे ही नहीं है, मायने ही नहीं है, वो कुछ भी उछल कूद कर लेगा, उससे कोई सरोकार नहीं है। जनता तो और किसान जानती है कि हमारा नेता कैसा है और नेता किस तरह से छल कपट करके हमें फुटबॉल की तरह उछालता है और हमारा यूज करता है। लेकिन किसान जो गरीब है पूरी तरह से जानता है, बड़ा हो या अमीर हो, लेकिन किसान की नजर से कोई देश का नेता अछूता नहीं रहता है। उसकी नीति जो है पूरी तरह भलीभांति समझता है। किसान खेत में हल चलाता है, धूप गर्मी हर तरह से बर्दाश्त करता है, तो किसान का पसीना व्यर्थ नहीं जाता है, वो हर चीज को जानता है। लेकिन राजेश जी, आपने कहा किसान का पसीना व्यर्थ नहीं जाता है। इस देश में तो जा रहा है। बीजेपी को देख लो, कांग्रेस को देख लो, सपा को देख लो, बसा किसी भी राजनीतिक संगठन को देख लो, किसान की कोई नहीं सुन रहा है। आखिरकार अब क्या होगा? हमारा प्रोग्राम है आज का, आखिरकार कब होगी किसान की सुबह? कैसे होगी किसान की सुबह? आपके पास कोई आइडियोलॉजी है किसान की सुबह कैसे होगी? क्योंकि किसान लगातार राजनीति के घुन में पिस रहा है, राजनीति में पिस रहा है। देखिए, मेरा इस मामले को लेकर एक ही मेरे जो विचारधारा मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। जी। जो किसानों का संगठन है, उनका जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, एक तो उस प्रतिनिधित्व का जो मंडल की जो सदस्य हैं, वो उनकी संख्या बहुत काफी है। देखिए, कोई अच्छा मुद्दा समाधान निकालना है कोई बड़ी समस्या का, तो इतने बड़े मंडल की जरूरत नहीं होती है। इन्हें गिने कोई 10 या 15 मेंबर्स हो जाए इसमें, और व्यवस्थित बैठ के उनके मुद्दों को एक नोट पेपर बना करके सरकार के सामने, मंत्री जी के सामने रख करके इस पे लेकिन आपका क्रॉस करूंगा सवाल, जितने भी लोग हैं, अभी सुभाष जी ने कहा था कि जो आज किसानों की बात करते हैं वही लोग कल जाकर लोकसभा हो, विधानसभा हो, वहां जाकर भूल जाते हैं। आज वो बात कर रहे हैं, कल भूलेंगे नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे जो एक बार बात हो जाती है, चर्चा ऑन टेबल हो जाती है, ऑन द रिकॉर्ड होती है, तो फिर उसको नकारा नहीं जा सकता। जैसे कि सरकार के मंत्री ने भी कहा, केंद्र सरकार के हम लिख के देने को भी तैयार है, लेकिन किसान फिर वापस पीछे हट रहे हैं। तो ये जो शीर्ष मंडल आगे चल रहा है, तो इस चीज को लेकर के उन्होंने भी थोड़ा ध्यान में देना चाहिए कि आखिर सरकार भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, चल रही है, तो हमें भी इसको सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे की बात को मानना चाहिए, देखना चाहिए। जो उन्होंने उत्तर दिया है, जो आधार बनाया, उसको बाहर उतारो, जनता के, किसानों के बीच में लाओ, उनकी क्या मंशा है। जब आप इस चीज को डिसिफाइड कर लोगे, वेरीफाइड कर रहे हो, तो उसमें कोई वो औचित्य नहीं निकलेगा। जब आप प्रतिनिधि बना के गए हो वहां पर, तो उस चीज को समझना पड़ेगा, उस मंत्रणा को अध्ययन करना पड़ेगा। आप बैठे दादी तत्काल न्याय मांगोगे जैसा समाधान होना मुश्किल है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चिंता और गहरा विषय है ये कि आखिर इस तरह का समाधान निकाला जाए तो कैसे निकाला जाए। आपकी मांग है कि कानून को रद्द किया जाए, कानून रद्द नहीं हो सकता है, जबकि कानून बनाने में काफी मशक्कत होती है और बहुत ही एनालाइज करने के बाद इस कानून को फील्ड में उतारा है, नीचे उतारा है धरातल पे, और काफी किसान खुश है। ऐसा कुछ नहीं है कि हर एक किसान परेशान है, काफी किसान खुश है। लेकिन एक मुद्दा इसमें जानकार सूत्रों के मुताबिक ये भी आ रहा है कि जहां कांग्रेस समर्थित सरकार है, वहीं के ही कुछ किसान हैं और वहीं के यूनियंस के जो लोग हैं, वही इस किसान आंदोलन में आगे हो रहे हैं और वही इसमें पार्ट लेकर के आगे अपनी जो है धरने प्रदर्शन पे लगे हुए हैं। और अपना जो राशन पानी की जो बात की जा रही है, 6 महीने के लाए या साल भर का लाए, उससे सरकार को कोई कुछ नहीं। यह तो अन्नदाता है, अन्न ही पैदा करता है, उनका काम है। किसान का तो लेके भी है, अच्छी बात है, या कहीं और से इनको सपोर्ट हो रहा है, ये एक सोचने समझने की बात है। क्योंकि जो धरना प्रदर्शन होता है एक लिमिट समय के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि आप गिरो या गिराओ, दोनों में एक काम करो, ये संभव नहीं है। न्याय के लिए, हक के लिए संघर्ष करना भी जरूरी है, लेकिन ये संघर्ष ऐसा संघर्ष नहीं लग रहा है जो न्याय हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। चारू, क्या लगता है? अभी राजेश जी ने कहा था न्याय और हक की बात करनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ अकाली दल, हरसिमरत कौर कृषि मंत्री थी, उन्हें रास नहीं आया कानून, जिसको कानून पास करना चाहिए था, खुद को रास नहीं आया, खुद ने इस्तीफा दे दिया। अकाली दल को पंजाब में सरकार बनानी है इसलिए दिया है या फिर किसानों के पक्ष में दिया है, क्या लगता है? सर, जब 303 सांसदों ने इस बिल को पास किया था, तो कहीं ना कहीं अब यही लगता है कि वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उन्होंने जो संगठन था उनका बीजेपी के साथ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और कहीं ना कहीं क्योंकि वो पंजाब से बिलोंग करती है और ज्यादातर जो किसान आंदोलन में वो पंजाब के हैं, पूरी तरीके से उनके समर्थन में उन्होंने इस्तीफा दिया। जैसे कि उनका स्टेटमेंट भी आया था कि जो उन्होंने इस्तीफा दिए, जो रिजाइन दिए, उनको रिजाइन के तौर पर ना ले, ये उनकी ड्यूटी थी। जो पंजाब में जो किसान है पंजाब में, उनके लिए उनकी ड्यूटी थी। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर वहां पे जाहिर हो रहा है और पूरी तरीके से छवि साफ होती हुई दिखाई दे रही कि उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उन्होंने जो केंद्र में जो सरकार है वहां से इस्तीफा दिया था। सुभाष जी, जी सर।
अभी चारों ने कहा था जी अकाली दल से हरसिमरत कौर ने, बादल ने जो इस्तीफा दिया है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस्तीफा दिया है। कहीं ना कहीं पंजाब में अपनी सरकार बनाना चाहती है, इसलिए इस्तीफा दिया है। जी कल तक हनुमान बेनीवाल, राजस्थान से बात करूंगा, आप राजस्थान से निवासी हैं, कल तक हनुमान बेनीवाल तो वहां टेबल बजा रहा था 303 सांसदों में, जो इन्होंने कहा 303 सांसद उनके पक्ष में। हरसिमरत कौर अकेली को ऐतराज इसलिए था क्योंकि उन्हें पंजाब में सरकार बनानी है, अकाली दल को सरकार बनानी है, इसलिए विपक्ष में खड़ी हुई है। 303 जो सांसद हैं टेबल बजाने वाले, उनमें से राजस्थान का भी एक किसान नेता अपने आप को कहा जाने वाला हनुमान बेनीवाल टेबल बजा रहा था, किसान बिल के पक्ष में था। आज किसान बिल में खिलाफ है, किसानों को लगातार जागरूक कर रहा है। 12 तारीख को दिल्ली जा रहा है, किसान बिल के विरोध में जा रहा है। ये कौन सी राजनीति? 17 सितंबर को आप टेबल बजा लेते, 12 दिसंबर को आप मोदी का दरवाजा खटखटाओगे, ये रिश्ता क्या कहलाता है? जी जादव जी, आपने देखा होगा, हमने ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर जो सर्वे किया था लोकसभा चुनाव के अंदर, तो हमने बीकानेर, नागौर, कई ऐसे जो लोकसभा थे वहाँ पे हमने सर्वे किया। आरएलपी के जो आप हनुमान बेनीवाल की बात करेंगे तो आरएलपी के सच्चे जो कार्यकर्ता थे, हम उनसे मिले तो उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर हमने उनसे पूछा अगर हनुमान बेनीवाल कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं तो उनके साथ जाएंगे या बीजेपी के साथ जाएंगे, तो उन्होंने ये बात बोली थी अगर हनुमान बेनीवाल आरएलपी से यहाँ से अगर कैंडिडेट उतारते हैं या खुद भी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो हम ये वोट सिर्फ ऊपर वाला जो वोट है वो मोदी को देंगे। एक मोदी जो लोग हैं, लोगों के दिमाग में अंदर एक रील जो भर चुकी है नरेंद्र मोदी, मतलब आज आप भी जानते हो उस चीज को भी, भारत देश के अंदर यानी सांसद चुनाव में हनुमान बेनीवाल को वोट मिले, जी गठबंधन में वोट नहीं मिले। नरेंद्र मोदी, जी नरेंद्र मोदी एक विचारधारा थी, नरेंद्र मोदी की वजह से कई ऐसे सांसद जीत गए। लेकिन आज किसानों के साथ आकर जादव क्या जी- हनुमान बेनीवाल विचारधारा चेंज करना चाह रहे हैं? जादव जी, आपने कल परसों का जो चुनाव देखा उसके अंदर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का लड़का एक 0% का चुनाव लड़ रहा था, तो अर्जुन राम 4000 वोटों से हार हुई है। अर्जुन राम मेघवाल से पहले मैं बता देता हूँ आपको, धर्मेंद्र आया था जो एक अभिनेता था, उसने एक नारा लगाया था कि पानी की टंकी ऊपर चढ़ के गए, एक बार हमें मौका दो। उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहे देश के लिए, और उनकी जो विचारधारा थी बहुत बढ़िया विचारधारा थी अटल बिहारी वाजपेयी की, और उनका हम सम्मान करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। जो उनकी जो योजना थी, आज सड़कों की बात करेंगे तो आज आपने देखा होगा हर गाँव एक सड़क से जुड़ चुका है, लेकिन उनकी योजना थी एक नहर और नदियां जोड़ना। आज आप उस चीज को नोटिस करते हो, हम गांव के अंदर जाते हैं, एक मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर बनता है, तो उसके अंदर एक चंदा इकट्ठा होता है, वो जो किसान देते हैं, ग्रामीण जो लोग देते हैं, तो उसे एक मंदिर बनता है, करोड़ों रुपए उस मंदिर के ऊपर लगते हैं। अगर नहर और नदियों पे अगर सारा बजट उस पर लगाया जाए तो एक किसान सक्षम होगा तो वो मंदिर बना सकते हैं, तो रोड भी बना सकते हैं, मेट्रो लाइन भी बिछा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। किसान है सबसे बड़ा, जो अगर दयालु की बात करेंगे तो किसान दयालु हुआ। आप किसी किसान के घर पे जाओगे तो किसान आपको खाना भी खिलाएगा, सब कुछ आपको पूछेगा भी। आप किसी बड़े बिजनेसमैन के घर पे जाओगे तो बाहर गेट के ऊपर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होगा, पहले तो वो पूछेगा कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया। तो इस चीज को आप हमेशा नोटिस करके चलो। यानी किसान के खेत में कोई बॉडीगार्ड नहीं होता। हाँ, किसान के खेत में कोई बॉडीगार्ड नहीं होता। आपने देखा होगा किसान की आज जो फसल है वो गाय नष्ट कर देती हैं, और उसके ऊपर राजनीति करने वाले को, जो गोरक्षा दल की बात करेंगे, उसके घर पे एक गाय भी नहीं होगी। आपने देखा होगा उस चीज को। किसान बेचारा रात को रुखाड़ी करने के लिए वहां पे बाहर सर्दी के अंदर भी बैठ रहता है। हमने उस चीज को नोटिस किया। हम तो क्या ग्राउंड रिपोर्ट पे काम करते हैं, उस चीज को हमेशा देख के चलते हैं। राजनीति क्या, राजनीति की बात कर रहे थे, पार्टियों की जो आज लड़ाई चल रही है चैनलों के ऊपर, बहुत बड़े सभी चैनलों के ऊपर जो लड़ाई चल रही है, पार्टी क्या थी? पार्टी एक पहले कांग्रेस पार्टी बनी देश आजाद होने के बाद में, उसके बाद में छोटे छोटे दल बने, तो वो ऊपर लेवल पे नहीं आ सके। लेकिन धीरे धीरे किसानों की जो समस्या थी, किसानों की समस्या आज की नहीं है, किसानों की समस्या हमेशा चलती आ रही है। तो उसके अंदर देवीलाल चौटाला ने, एक बार आपको पता होगा, देवीलाल चौटाला सरकार ने टैक्स लगाया था ट्रैक्टर के ऊपर। उस टाइम देवीलाल चौटाला ने उसका विरोध किया था कि ये किसान का फेल है, इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो वहां से टैक्स फ्री हुआ था, तो वो टैक्स नहीं लगा। आज देवीलाल चौटाला के अंदर अगर कुछ छवि देखी गई तो उनके पोता दुष्यंत सिंह के अंदर देखी गई थी। किसानों ने उनको आज उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिलाया वहां से, लेकिन कहीं ना कहीं वो, आप जैसे बात कर रहे थे, मैंने पहले आपको बता दिया, तो ऊपर जाने के बाद में किसान वो नहीं रहता। तो आज उनकी अभी बात कहा था दुष्यंत चौटाला ने ट्रैक्टर का किसान, ट्रैक्टर का जो टैक्स है माफ कराया। आज उन्हीं के पोते चौटाला डिप्टी सीएम हरियाणा में है। लगातार आपने जिन जिन किसानों से बात कही थी, वो किसान उनको वोट देकर उनके भी खिलाफ है, क्या लगता है?
दादा का दर्द किसान भूल गया, दादा की योजना किसान भूल गया, क्या लगता है? सर देखिए, ये बात मोदी सरकार पे भी उसी तरीके से लागू होती है कि जिस तरीके से किसानों ने कहा था कि उन्होंने वोट बीजेपी को दिया था। और रही बात जो सांसद रहे हैं वहाँ से गुरदासपुर से सनी देओल वहाँ पे सांसद रहे, तो ये बात उनके लिए भी कही गई थी कि जिस वक्त वोट देने का समय आता है, वोट मांगने का समय आता है, तब जो भी वहाँ से जो नॉमिनी होता है, जो कैंडिडेट होता है, वो हमेशा वहाँ पे आता है वोट मांगने के लिए, बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं। लेकिन जब काम का समय होता है, जब लोगों को पीड़ा होती है, रही बात किसानों की या आम जनता की, जब उनको पीड़ा होती है, तब वो वहां पर नहीं आते। तो ये बात साफ तौर पर यही इस तरीके से जाहिर होती है कि लोगों को पहले जो मांगे जो होती है उनकी, उस पर जो वादे करके जाते हैं लोग, उस पर ज्यादा भरोसा जता देते हैं। लेकिन जब काम का समय आता है और जो रिजल्ट उनको दिखता है, उसके बाद उनमें वो आक्रोश देखने को मिलता है कि उसके बाद उनमें वो समझ आती है कि इस पार्टी को या इस नेता को वोट उसके बाद वो नहीं देना चाहेंगे। जैसा कि अभी मोदी के साथ हो रहा है कि अभी बीजेपी को वोट दिया गया था, लेकिन अब जो आक्रोश किसानों में देखा जा रहा है, उसके बाद वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते नजर आएंगे। रमेश जी, आखिर कब होगी सुबह? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कब होगी सुबह। अगर इसकी बात करें, सुबह की बात करें, तो ये सुबह मेरे ख्याल से तभी होगी जब आज केंद्र में मोदी की सरकार है तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन ये सुबह तभी होगी जब पार्टियों के एमएलए और एमपी और मंत्री पिछली बार थे बिल्कुल, जब भी, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस बार भी थे, जब भी थे, लेकिन जब तक पार्टियों के ही नेता सही बात नहीं बोलेंगे, कठपुतली न बनकर एक हक और हकीकत की बात नहीं करेंगे, निचले स्तर के मुद्दों की बात नहीं करेंगे, तब तक ये समस्या ऐसे रहेगी। क्योंकि आज जो भी योजनाएं लागू होती है, जो भी मूलभूत सुविधाएं होती है, उससे आज यहाँ का आम आदमी और किसान वंचित है। क्यों वंचित है? क्योंकि किसान और मजदूर और हर वर्ग जो है वो यहाँ से एमएलए और एमपी यहाँ से चुनकर भेजता है, लेकिन संसद में जाकर या विधानसभा में जाकर वो वही बात वहां तक ही सीमित रह जाती है, क्योंकि अपने अपने पार्टी के झंडे के नीचे इससे ऊपर वो नहीं बोल सकते। और इसके साथ ही मैं बात करूंगा कि आज कहीं ना कहीं किसान पीड़ित है, दुखी है, तो वो इसलिए है कि आज पूरे देश का जो व्यापारी वर्ग ले लो, धनाढ्य फर्में ले लो, आज बड़े बड़े मंत्री ये गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि किसान जमीन पे है। किसान आज धूल मिट्टी में, सर्दी में, कड़ी गर्मी में अगर संघर्ष कर रहा है तो ही ये लोग ऐसी के अंदर है। और इसकी सुबह यही है कि जब तक ऊपर का जो नेता है, ऊपर का जो एमएलए एमपी मंत्री जो है वो इस सत्ता के इन मतलब चीजों से ऊपर उठ के बात नहीं करेगा, तब तक इसका कोई समाधान नहीं। आखिरकार किसान की कब होगी सुबह में? मरुधर बुलेटिन के आज टीम डिबेट में यही आया कि जब तक कहीं ना कहीं लोकसभा और विधानसभा में किसान की मंशा को लेकर ठीक लोग नहीं होंगे, ठीक सांसद नहीं होंगे, ठीक विधायक नहीं होंगे, ठीक राज्यसभा सांसद और राष्ट्रपति नहीं होंगे, तब तक किसान की सुबह नहीं हो सकती।